स्वतंत्रता संघर्ष की ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा करते हैं। हमारे पास कि सर प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, प्रश्न क्या होंगे, किस तरह के होंगे। इन क्लासों में हमने चर्चा की कि किस प्रकार उनके कारण क्या थे। आज फिर से उन कारणों पर एक बार हम चर्चा करेंगे। मिदनापुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, मैसूर विद्रोह, शिवंगा विद्रोह, त्रावणकोर विद्रोह, भील विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, ये सब अलग अलग क्षेत्रों के नाम, देश के अलग अलग भागों के नाम, और इनके विद्रोह करने वाले लोग भी अलग अलग हैं, इनके वर्ष भी अलग अलग हैं। तो 3 डाटा आपके सामने आए। पहला वो लोग, दूसरा उनका समय, तीसरा उनका स्थान। और ये लोग, स्थान और समय ही इनकी पृष्ठभूमि में लेके जाता है, जहां हम पाते हैं कि संभव है कि इनके चेहरे अलग अलग हों, जो कि निश्चित है हुए, पर इनके कारण एक ही थे। विद्रोह का स्वर एक ही था, और वो था अंग्रेजी दास्ता, विदेशी दास्ता से मुक्ति। वो इन्हें स्वीकार नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसके पहले भी अन्य आक्रमणकारी, तरह तरह के, जगह जगह के आक्रमणकारी हमारे देश में आए, इस ज़मीन पर आए, छोटी छोटी रियासतें बनी, पर उन रियासतों में कभी इस प्रकार का विद्रोह नहीं देखा गया। फिर ब्रिटिशर्स में ऐसा क्या बात था? ब्रिटिश शासन कभी भी समय कालखंड के किसी भी बिंदु पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। वो पूर्ण रूप से विदेशी शासन था। जब इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आम नागरिक, आम पढ़े लिखे लोग, या गरीब जनता, या शासक, राजा, नवाब, सभी किसी न किसी तरीके से इस व्यवस्था से, जो तंत्र बनाया गया था, औपनिवेशिक तंत्र, जो कॉलोनी का निर्माण हुआ था, इस कॉलोनी से दुखी थे। वो इस कॉलोनाइज्ड व्यू से, इस परसेप्शन से ही दुखी थे कि उन्हें सब्जेक्ट माना जा रहा है। भारत खंड एक संवेदनशीलता, भावनाओं से जुड़ा हुआ समाज है। एक बहुत ही संवेदनशील समाज है। यहाँ पर हर छोटी छोटी बात पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में निभाई जाती है, और वहाँ पर अचानक से आप किसी विचारधारा को थोपने लगे, और न केवल थोपे बल्कि अपनी विचारधारा से उसकी आर्थिक सामाजिक पहलू को भी उथल पुथल कर दें, और उसके बाद भी ये चाहें कि जनता आपके प्रति लगाव महसूस करे, तो ये तो संभव नहीं है। विगत दिनों जब हमने अध्ययन किया, हमने बातचीत में पाया, पिछली क्लासों में, जॉन लॉरेंस की जो पंक्ति है कि 1857 के विद्रोहियों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई प्लीज बोल दे।
भारतीय जनमानस छोटे छोटे रूपों में प्रतिरोध दर्ज कर रहा था। इन हम यहाँ बता सकते हैं, पहला आपका नागरिक विद्रोह है, दूसरा आदिवासी विद्रोह और तीसरा किसान आंदोलन। विद्रोह में जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सत्ता से च्युत राजा, यानी ऐसे राजा जिन्हें सत्ता से अंग्रेजों ने किसी न किसी प्रकार से हटा दिया था। उनकी कोई न कोई नीति, या तो युद्ध में, या तो किसी धोखे से, या महंगे कर्ज से, ये राजा अपनी सत्ता खो बैठे थे। नवाब, उत्तराधिकारी, उनके पोलीगार दक्षिण भारत के वे जमींदार कहे जाते थे जो हथियार बंद दस्ते अपने साथ रखते थे। ये बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। इन्होंने नेतृत्व किया और इनका जनाधार क्या था? किसान, दस्तकार, विघटित सेनाओं के सैनिक। अब हम बात करते हैं इनके कारण क्या थे। समझिए, एक उदाहरण है कि बंगाल में 30 साल के शासन में पहला कि लगान दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि करना, दूसरा जबर जमींदार, इन लोगों ने, ये लोग जब अधिक कर, अधिक लगान को वसूलता था, उस तंत्र ने जनता के अंदर एक विद्रोह खड़ा कर दिया। अगर हम नेतृत्वकर्ताओं की पहली बात करें तो जो राजा थे, नवाब, जमींदार, उनके उत्तराधिकारी, पोलीगार, पहला काम जो ब्रिटिश तंत्र ने किया वो था लगान वसूली का इनका अधिकार छीन लिया कि आपको साहब लगान नहीं वसूलना है। और दूसरा आक्रमण क्या हुआ कि महंगी दरों पर लगान न चुका पाने के कारण इनको अपने राइट्स, अपने अधिकार बेचने पड़े। नतीजा क्या हुआ कि शान शौकत से रहने वाले राजा, नवाब, उस शान शौकत को खो बैठे। वो चमक धमक जो उनके महलों की थी वो खत्म। समझ को हम देखते हैं तो इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के बाद जो जनता शामिल हुई, जो जनशक्ति शामिल हुई, उसने पूछा क्यों?
तो कहा कि हुजूर ये जो सेना है ये ये बात सही है कि यहाँ पर ये वर्दी में दृढ़ अनुशासन के साथ खड़े हैं, पर इन पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कि वो सैनिक जो अंग्रेजों के लिए संघर्ष कर रहा था, एक तरफ तो वो अपने धर्म के टूटने के डर से प्रतिदिन झगड़ रहा था, उसकी आस्था पर लगातार चोट हो रहा था। दूसरी तरफ उन्हीं अंग्रेजों के मुकाबले उसे पैसे कम दिए जाते थे, नागरिक था वो पिसता चला गया। अब चर्चा होती है कि उस समय जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो कहाँ था। निश्चित रूप ज्यादा काम किया था। उस शिक्षा का उद्देश्य कोई जनमानस या जन विचारधारा का खड़ा करना नहीं था, किसी जन विचारधारा को उन्हें नहीं खड़ा करना था। उन्हें एक मशीन चाहिए थी, जो मशीन उनके लिए लिख सके, पढ़ सके, लगान वसूल सके और उनकी भाषा में, आम जनता की भाषा में, किसानों की भाषा में जाकर के उससे बात कर सके। आलोक धनमा की जो कविता है जिलाधीश, जो कि बहुत बाद में लिखी गई और इस संप्रेक्ष में 1857 के और उसके पहले के संप्रेक्ष में बिल्कुल सटीक बैठती है। कुर्सी के उस तरफ बैठा हुआ जो अधिकारी है, जो जिलाधीश है, उससे बच के रहना चाहिए। वो हमसे ज़्यादा अधिक खतरनाक हो सकता है, वो इन शासकों से ज़्यादा अधिक खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़ुबान जानता है, हमारी बीच से गया है, हमारी कमजोरियों को जानता है। अगर उस समय कोई ब्रिटिश सेना का भारतीय अधिकारी किसी गांव में जाता है तो उस गांव में किसके पास ज़्यादा खेत है, उसे किस भाषा में बात करनी है, किससे वसूलना है, किससे नहीं वसूलना है, ये उसे पता था। किस किसान को तोड़ने में उसे कम समय लगेगा, उसे ये भी पता था। आगे हम देखेंगे भी, जब नागरिक विद्रोह की बात करेंगे, उनके पतन की बात करेंगे, तो एक बड़ा कारण था बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, शुरुआती नीति, उसमें ये सबसे अहम रूप में काम सामने आया। इस जनशक्ति में किसान थे, दस्तकार थे, जो दस्तकार उद्योग चौपट हो गया था। तो चर्चा करें वो क्यों चौपट हुआ। ये दस्तकार, छोटे छोटे लघु उद्योग, ये अपने राजाओं पर, नवाबों पर आश्रित थे। ये अपने सामान बेचते थे, बनाते थे और राजा नवाबों को, जमींदारों के यहाँ ले जाके बेचते थे, क्योंकि उतनी अच्छी हस्तकला का उचित मूल्य वही राजा नवाब दे सकते थे। कोई ऐसा बड़ा बाजार नहीं था। जो छोटी मोटी वस्तुएं बनती थी, छोटे मोटे उत्पाद थे, वो आम बाजार में खप जाते थे, पर जो विशेष उत्पाद होते थे उन्हें खपाने में समय लगता था। नतीजा, जब वो राजा कमजोर हो गए, नवाब कमजोर हो गए, तो ये छोटे मोटे दस्तकार अधिक कर के बोझ से डूब गए। ये मजदूर बन गए, किसान खेत मजदूर बन गए, और उद्योग, दस्तकारी उद्योग, भारत का दस्तकारी उद्योग, हस्तकला उद्योग डूब गया, टूट गया। ये दोनों स्ट्रक्चर जब बिल्कुल टूट गया, और टूटने से पहले ये एक बार उस नए कानून तंत्र के पास पहुंचा, उनकी अदालतों के पास गया, जहां वही मशीनरी मौजूद थी जो उसके शोषण चक्र को और तीखा किए जा रही थी। नतीजा क्या हुआ, तो देखते हैं कि आगे विद्रोहों की एक संपूर्ण श्रृंखला सामने आती है। पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ। दूसरा चुआर विद्रोह 1766 से 1772 तक चला। 5 जिले इसके बंगाल बिहार के शामिल हुए। जो सन्यासी विद्रोह था वो क्या था? 1763 से 1800 तक बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद पड़ती है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, तो आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। इस विद्रोह के 3 साल बाद चुआर विद्रोह हुआ। ये बंगाल बिहार में ही था। 5 जिले उसके क्षेत्रीय उसमें शामिल हुए। पहला इसका खंड चला 1766 से 1772 तक, 1766 to 1772, and then thereafter in 1795 the revolt again happened and it goes to 1816। तो 1795 से 1816 ये फैक्ट्स, ये फैक्ट सीट आपके सामने है। इन्हीं फैक्ट सीट से आपको सवाल उठने हैं। जो सवाल उठेंगे मैं एक बार उसकी बात कर दूं, जो कि अपनी हम अंतिम क्लास में सवालों की बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस की। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठेंगे। आपके सामने आ गया कि रंगपुर विद्रोह, एक कॉलम रंगपुर, विष्णुपुर, संबलपुर, विजयनगर, और तीसरा अलग से कॉलम आ गया बंगाल, बिहार, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, तमिलनाडु। आपको मैच करना है, या ईयर दे दिया कि किस वर्ष ये घटनाएं हुई हैं। तो रंगपुर के सामने 1783, रंगपुर के सामने 1783 और विष्णुपुर वीरभूमि 1799 ईस्ट इंडिया में हुआ। संबलपुर 1827 to 1840, विजयनगरम 1794, इट हैपेंड इन साउथ इंडिया। महाराज विजयनगर ने 1794 में यह विद्रोह किया था। पोलीगारों का विद्रोह, पोलीगार किसे कहते हैं? तो पोलीगार यानी दक्षिण भारत के वे जमींदार जो हथियारबंद सैनिक अपने पास रखते थे, जो हथियारबंद सैनिक रखा करते थे, पोलीगार। वो जमींदार जो हथियारबंद दस्ते या सैनिक अपने पास रखते थे, उन्हें पोलीगार कहा जाता था। कोई एंट्री कर रहा है, जस्ट अ मिनट। जी, तो पहला इनका तमिलनाडु का विद्रोह आता है, तो कि 1790 में हुआ। दूसरा 19वीं सदी के पहले दशक में मालाबार और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ। तीसरा 1813 to 1814 पार लेक मणि, दक्षिण भारत का ये जगह है, यहाँ पे यह विद्रोह हुआ। इसके बाद हम आते हैं, किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है, आप माइक बंद कर लेंगे। दीवान वेलुथम्पी का त्रावणकोर का विद्रोह, ये 1805 में हुआ। यह भी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, और क्वेश्चंस में यूपीएससी में या राज्य के लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दीवान वेलुथम्पी, ईयर 1805, स्थान त्रावणकोर। मैसूर के किसानों ने विद्रोह किया 1830 से 1831 में। मैसूर में जन विद्रोह जो अलग अलग स्थानों पे, चाहे वो विशाखापत्तनम हो, गंजाम हो, कुर्नूल हो, उनकी बात करते हैं। तो विशाखापत्तनम में 1830 से 1834, गंजाम में 1835, कुर्नूल में 1846 to 1847। देखिए ये डाटास हैं। इतिहास के विद्यार्थी तो इनसे आपस में रिलेट कर लेते हैं, परिचित होते हैं, पर जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं उनके लिए बड़ी भारी समस्या होती है। वो बार बार कहते भी हैं कि सर इतनी बड़ी ईयर कैसे याद करें, डाटा कैसे याद करें। तो मेरे साथी दोस्त, आपको डाटा याद करने की इस तरह से आवश्यकता नहीं है कि आप बैठ के रट्टा मार रहे हैं। हम अपने समाज के बारे में बात कर रहे हैं। आप भारत का नक्शा सामने रखिए और देखिए कि 1757 के बाद से देश के अलग अलग हिस्से किस तरह पीड़ित होते गए।
किस तरह ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शोषण को बढ़ाती गई और जगह जगह के जमींदार अलग अलग तरीके से कैसे परेशान किए जाने लगे। इसी की ये कहानी है। आप जब इसे कहानी की तरह उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कोई रट्टा मार चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे ही देश की जनता को, हमारे ही लोगों को किस तरह अलग अलग जगहों पर पीड़ित किया जा रहा था, तो वो वर्ष और उनकी प्रतिकार करने वाले लोगों के नाम और वह स्थान आपके जहन में अपने आप आ जाएगा। मैसूर में 1830 में 1830 टू 1831 ये विद्रोह होता है। विशाखापत्तनम जन विद्रोह 1830 टू 1834। अगेन इन गंजाम 1835। कुरनूल 18। देखिए, ये छिटपुट कोशिशें थी अलग अलग जगहों पे। 1805 में दीवान वेलुथम्पटी का आना, 1812 में भील विद्रोह होना, 24 में कित्तूर विद्रोह होना। अब देखिए, ये अलग अलग छोटी छोटी कोशिशें हैं, इनके अंदर कोई राष्ट्रीय प्रयास नहीं है। सबसे पहली बात, कोई राष्ट्रीय प्रयास इनके अंदर नहीं थी, चाहे वो वेलुथम्पटी का विद्रोह हो या फिर गडकरी का विद्रोह। इनके अपने रीजन थे, लेकिन मानसिक ढंग से जब हम इनकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो ये पाते हैं कि इनकी पृष्ठभूमि एक थी। इन विद्रोहों की रचना प्रक्रिया एक थी। चेहरे कारण अलग अलग हो सकते हैं, चेहरे कारण स्थान, मैंने पहले कहा चेहरे कि समय समय पर जगह जगह विद्रोह तो हुए, लेकिन वो कोई बड़ा स्वर नहीं बन पाए। इनकी सेनाएं विघटित हो गई थी, सेनाएं नहीं थी, और जो सैनिक थे वो उनके साथ थे। वो कब तक रहे? जब तक कि उनके धर्म के शोषण की अति नहीं हो गई, जब तक वो इन्फिनिट राइफल नहीं आ गई, जब तक समझौते का युद्ध शुरू हो गया। हम एक और वर्ग की बात करें। ये पहला विद्रोह था नागरिक विद्रोह। विद्रोह की बात करते हैं, जो दूसरे प्रकार का विद्रोह है, और तीसरा विद्रोह है हमारा किसान आंदोलन। देखिए, जो कि जनजातीय था। आदिवासी समाज एक अलग प्रकार का समाज होता है, उसकी अलग अलग मांगे होती है। वो कबीले में रहता है। इस कबीले का एक सरदार होता है। सरदार कबीले की लोगों के सहमति के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से अपनी मांगों को पूरी करता है। इनकी मांगे क्या होती हैं? भोजन, इनका अपना सरदार और इनका अपना समाज, जिसमें किसी दूसरे कबीले का भी दखल नहीं है। गांव छोड़िए, किसी दूसरे कबीले का भी दखल नहीं। और ये भी हो सकता है कि 2 से 3 गांवों के बीच में अलग अलग 2-3
जाल को, मकर जाल को इस कबीले में घुसाया। और पहला काम क्या किया कि इनके सरदारों को, कबीले के सरदार को जमींदार का दर्जा दे दिया गया। कहे कि आप साहब जमींदार होंगे और आप लगान वसूलेंगे। किससे? इस कबीले से। अब ये जमींदार भी इस कबीले का ही हिस्सा है तो ये सरदार, और इस सरदार के प्रति इन कबीले के वासियों में बहुत आस्था है। कुछ जगह सरदारों को, उसके फैमिली को ईश्वर का प्रतीक माना आता था। अपना सुख दुख पूरा कबीला उनसे कहता था। कि साहब जो मूल गांव में जिस तरह जमींदार रहते हैं वैसे ही आप भी अब क्या हैं, जमींदार हैं। और लगान वसूलने में सहायता करेंगे जो नया प्रशासनिक अमला है, अधिकारी है। कबीलों ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक और जो आक्रमण होता है वो है कि इन कबीलों में सुधार के नाम पर कि तुम्हारे अंदर शिक्षा, जंगल से इनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। पहला काम यह हुआ कि आदिवासी एक बड़े कर्ज के जाल में फंसते चले गए। महाजन, व्यापारी इनको अपने शोषण में दबाते चले गए। दूसरा काम क्या हुआ? जमीन इनके हाथ से चली गई। तीसरा, ये छोटे मोटे किसान से खेत मजदूर बना के रख दिए गए। इनका पूरा जीवन जो था वो जंगलों पर आधारित था। जंगल पर को और उसके उत्पाद पर, जंगल पर तथा उसके उत्पाद पर, जंगली भूमि पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने कब्जा कर लिया और कहा कि अब इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ये आदिवासी उस जंगल में स्वच्छंद जीवन जीते थे। अपने पशुओं के चारे, अपने पशुओं के खाने, लकड़ी के ईंधन, लकड़ी, भोजन, इन सब के लिए उन जंगलों पर आश्रित थे। कि पूजाएं, की आस्थाएं उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। ये जंगल को देवता मानते थे और उस जंगल में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। नतीजा, जो गहरा रिश्ता था उस जंगल से, वो इस औपनिवेशिक तंत्र ने तोड़ दिया। जो खेती के हाथ से गई तो झूम खेती हुई, पुडू खेती, ये मुख्य खेतियां जो थी जिनमें ये अगर एक बार एक जमीन बंजर हो जाती थी या एक फसल होती थी तो उसके बाद जगह बदल कर एक दूसरा फसल किसी दूसरी जमीन पर उगा लिया करते थे, वो झूम खेती समाप्त हो गई। अतः अंत में यह शोषण, यह असंतोष, यह गहरा असंतोष जो जन्मा, उसने एक विद्रोह को जन्म दिया। और इस विद्रोह की कुछ बड़ी विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि आम आदिवासी और उनके सरदार एकजुट हो गए। दूसरा, इनके अंदर जाति आधार पर एकजुटता आई और ये बहुत ही ताकतवर एकजुटता थी। इतिहासकारों ने इसकी दाद दी है। जिस तरह से एकजुट आदिवासी हुए थे, जनजातियां हुई थी इस असंतोष के खिलाफ, उस तरह का की एकजुटता न तो सैनिकों में देखी गई और न ही जो नागरिक विद्रोह हुए थे उनके अंदर देखी गई थी।
वहाँ भी हमने देखा था कि पढ़ा लिखा वर्ग वो भी था जो कि बम्बई, कलकत्ता, बंगाल में प्रार्थना सभा कर रहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, वो विद्रोह पहचान रहे थे, वो समझ रहे थे कि विद्रोह किससे है। विद्रोहों के नाम, उनकी फैक्ट शीट पर चर्चा करते हुए प्रश्नों का निर्माण कैसे करें, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक चैनल www.facebook.com द कैपिटल स्टडी सर्किल या हमारी यूट्यूब चैनल द कैपिटल स्टडी सर्किल पर जाएं और हमारी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी प्रकार की शंका के समाधान के लिए 6001203135 6001203135 पर कॉल करें बेझिझक किसी भी समय। तब तक के लिए